तो जैसे वक्फ संशोधन बिल आया है उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर जो मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने जिस तरीके से बायकॉट किया है ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी को सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक का फायदा नहीं मिलता, लेकिन एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जाती है, सोफे नए लगाए जाते हैं, रेड कारपेट पर उनका वेलकम किया जाता है। तो ये एक ऐसा मौका था जहां पर पूरे घर में मातम पसरा हुआ था, उदासी थी, गमगीन पूरा माहौल नजर आ रहा था। तो ऐसे वक्त में कम से कम सीएम नीतीश कुमार को एहतियात बरतनी चाहिए कि भाई जिस परिवार से मिलने के लिए वो जा रहे हैं उन्होंने अपने यहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि नीतीश जो है सबके लिए काम करते हैं और हमारी सरकार सबके साथ है और सभी के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन वहीं ललन सिंह सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों का वोट जो है जेडीयू को नहीं मिलता। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कभी कहा जाता है कि वो उम्रदराज हो चुके हैं, कभी कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ ही देनी चाहिए, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए क्या खुद ब खुद इरादा बना लिया है? क्या नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं? जहां एक तरफ देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर सेनाओं की तारीफ की जा रही है, जहां कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बदला ले लिया गया है, जहां तमाम शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार किस आधार पर ये कैसा बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अब उनकी आलोचना शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के शहीद होने के बाद उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचते हैं, मोहम्मद इम्तियाज के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, जहां एक तरफ वो ये ऐलान करते हैं कि इनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, गृह विभाग की तरफ से 21 लाख रुपए, वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 29 लाख, वहीं सरकारी नौकरी परिवार में से उनके पुत्र को दी जाएगी, जहां इम्तियाज का एक स्मारक भी बनाया जाएगा। तमाम ऐलान करते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार मोहम्मद इम्तियाज के घर पर मात्र 2 मिनट ही क्यों रुकते हैं? आखिरकार नीतीश कुमार के छपरा पहुंचने से पहले ही क्यों सड़कों को चमकाया जाता है? आखिरकार नीतीश कुमार के लिए क्यों नए सोफे लगवाए जाते हैं और क्यों कालीन बिछाई जाती है? क्या नीतीश कुमार ने सिर्फ अपना ही देखा? क्या नीतीश कुमार अपना ही फायदा चाहते हैं? जहां एक तरफ पूरे देश भर में माहौल गमगीन हुआ है, जहां हर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार अपनी ही वाहवाही बटोर रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए ये चाक चौबंद नजर आता है कि नीतीश कुमार अब बिहार में मुख्यमंत्री 10वीं बार बन भी पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। इनसे जुड़े हुए और तमाम सवाल भी हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि वो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री चेहरा वही होने चाहिए, वही उनकी पार्टी भी दबाव डाल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी हरकतें क्या दर्शाती हैं कि क्या नीतीश कुमार को बिहार की जनता खुद ही पसंद नहीं करने वाली है? देखिए, नीतीश कुमार के लिए चुनाव जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें मैं कुछ डेटाबेस पे बात करना चाहूँगा, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था एनडीए गठबंधन में, लेकिन उन्हें 43 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। इस बार बीजेपी का जो फैक्टर है वो ये है कि नीतीश कुमार को जिन 115 सीटों पर चुनाव लड़ाया गया था वहाँ से उनकी सीटें घट सकती हैं। 100 सीटों पर चुनाव लड़वाने की रणनीति यहाँ पर बना रही है बीजेपी जेडीयू को, और दूसरी ओर देखा जाए तो 100 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। जो नीतीश कुमार के कोटे से 15 सीटें कट रही हैं, ये 15 सीटें चिराग पासवान को दी जा रही हैं। तो ये अंदरूनी समीकरण है जो कि एनडीए गठबंधन का है। दूसरी ओर देखा जाए तो जैसे वक्फ संशोधन बिल आया है उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर
जो मुस्लिम जो संगठन है उन्होंने जिस तरीके से बायकॉट किया है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी को सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक का फायदा नहीं मिलता, लेकिन एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार उसका सियासी लाभ उठाते रहे हैं और बिहार में लगातार उसी आधार पर वो सत्ता में काबिज होने के लिए लगातार अपने रास्ते साफ करते रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर जो आप रेड कार्पेट जो एक वेलकम की बात कर रही हैं, या जो मुख्यमंत्री राहत कोष से या जो है गृह विभाग के राहत कोष से जो तमाम जो धनराशि जो दी जाने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर नीतीश कुमार पिछले 5 सालों में विशेष तौर पर निष्क्रिय दिखाई दिए हैं, क्योंकि विपक्ष के पास अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार को घेरा जा सकता है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि 2020 में नीतीश कुमार ने जोर देते हुए ये कहा था कि हम अगले 5 साल में हमारा फोकस ये रहेगा कि बिहार से पलायन को बिल्कुल रोक दिया जाए, लेकिन उसमें नाकाम रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बिहार में बिल्कुल यहाँ पर चरमराई हुई है। बिहार में कोई एक हाई टेक्नोलॉजी से लैस हॉस्पिटल नहीं है जिसको लेकर के लोग वहां पर अपना इलाज जो है वो करवा सके, उनके लिए कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल रवैया है वो अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किस गठबंधन के साथ, किस विचारधारा के साथ रहना है। बीजेपी के साथ वो जब 2021 में शामिल हुए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव आए, उससे ठीक पहले 28 जनवरी 2024 को वो फिर से बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तमाम मुद्दे जो हैं इसको ड्राफ्टिंग कर रही है आरजेडी, और नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो अब आने वाले वक्त में बदलनी चाहिए, क्योंकि 20 साल से एक ही चेहरा लगातार बिहार को लीड कर रहा है, जो बिहार की जनता को यहाँ पर किसी भी तरीके से अब मंजूर नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसमें नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो नुकसान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों में कई ऐसे फैसले लिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, जिसके बाद जो चेहरा चर्चाओं में रहा वो कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो चेहरा गायब रहा वही सीएम बन पाया। महाराष्ट्र में जहां एकनाथ शिंदे के चेहरे के सहारे बीजेपी सत्ता में तो आई, एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया। जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश प्रवेश वर्मा के आधार पर की, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कई बड़े चेहरे सामने आए, लेकिन आप सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बिहार की चर्चा करें तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के आधार पर नीतीश कुमार का दबाव, लेकिन इस बीच में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे बड़े चेहरे भी राज्य में अपनी भागीदारी की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत है या नहीं, अभी तक औपचारिक ऐलान भी नहीं किया गया है। सवाल यही बन जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सोच क्या रही है। अमन सर, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इम्तियाज के घर पर पहुंचे थे, जो शहीद हुए थे मोहम्मद इम्तियाज, वहां जब पहुंचे तो नीतीश कुमार का जैसा स्वागत किया गया, ये माना जा रहा है कि एक तरफ माहौल बहुत गमगीन है, लेकिन नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सोफिया कुरैशी जैसे कर्नल को आगे करती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को बताना चाहती है कि सभी धर्मों के साथ हम हैं, तो वहीं नीतीश कुमार का ये कदम उठाना क्या दर्शाता है? क्या नीतीश कुमार को खुद भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करना चाहती है? देखिए, जाहिर बात है कि ऐसे मौक़ों पर जिस तरह से इस पूरे के पूरे माहौल को कह सकते हैं कि तुरंत वहाँ पर सड़क बनाई जाती है, सोफे नए लगाए जाते हैं, रेड कार्पेट पर उनका वेलकम किया जाता है, तो ये एक ऐसा मौका था जहाँ पर पूरे घर में मातम पसरा हुआ था, उदासी थी, गमगीन पूरा माहौल नजर आ रहा था। तो ऐसे वक्त में कम से कम सीएम नीतीश कुमार को एहतियात बरतनी चाहिए कि भाई जिस परिवार से मिलने के लिए वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने एक बेटे को खोया है। हालांकि शहीद का दर्जा बहुत ज़्यादा माना जाता है हमारे देश में, और शहीद जिस तरह से परिवार में हुए हैं जिनका नाम इम्तियाज़ है, और उनके घर पर जब वो मिलने पहुँचते हैं तो जिस तरह से उनके कह सकते हैं कि आने के से पहले ही शासन
शासन प्रशासन ने तमाम चीज़ों को चाक चौबंद कर दिया, नई सड़कें बना दी एकदम से, एकदम अगर आप देखें नए सोफे लगा दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे जो माहौल है उसको ये बता रही हैं कि क्या नीतीश कुमार के इशारे पर सब किया गया या नीतीश कुमार को इसकी खबर नहीं थी। अगर खबर नहीं थी तब भी इस तरह की चीज़ों से बचा जाना चाहिए था। आपने देखा कि जब पहलगांव में जिस तरह हमला हुआ था उस वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तब भी रेड कारपेट वहां पर बिछाई गई थी और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ये कहा था कि भाई आखिर ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मातम के माहौल में जब पूरे देश में कहीं ना कहीं दर्द और एक तरीके से चुभन है कि हमारे ऐसे निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, उसी तरह से यहाँ पर जब एक कह सकते हैं सेना का जवान वहाँ पर शहीद हो जाता है तो क्या ये ज़रूरी था कि इस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए जाते। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर जब वहाँ पहुंचते हैं तो बहुत कम देर वहां पर रुकते हैं, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए पहुंचते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं, एक दो घोषणाएं करते हैं और वहां से चलते बनते हैं। इसको लेकर विपक्ष ये बात कह रहा है कि भाई एक मुख्यमंत्री को वहां पर जाना चाहिए था, बैठना चाहिए था, परिवार को सांत्वना देना चाहिए था। जिस गांव में थे उस जो गांव वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गमज़दा है। तो ये तमाम जिम्मेदारियां होती हैं वो अहम पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर होती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे माहौल को देखने के बावजूद भी बहुत कम देर वहां पर रहे, इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को ये किया जाना चाहिए था। अब जो कह सकते हैं विपक्षी दल हैं वो भी ये बात उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को वहां पर समय बिताना चाहिए था। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद हैं मुंगेर से, नीतीश कुमार के राइट हैंड भी कहे जाते हैं। और यही ललन सिंह ने एक वक्त पर कहा था कि नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है। लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा कदम क्या वाकई अब उनके वोट बैंक पर असर डाल सकता है, बड़ा सवाल बन जाता है। सिराज क्या लगता है, ललन सिंह का वो बयान क्या अब नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकता है? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच ये दूरियां बढ़ रही हैं, ऐसे में जेडीयू को बड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि नीतीश जो है सबके लिए काम करते हैं और हमारी सरकार सबके साथ है और सभी के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन वहीं ललन सिंह सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों का वोट जो है जेडीयू को नहीं मिलता, फिर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं काम सबके लिए करते हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला इतना ज़्यादा निराशाजनक रहा कि जेडीयू के कई बड़े बड़े नेताओं को इस पूरे मुद्दे को लेकर सफाई देनी पड़ गई। और जहां देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उसके बाद भी कहा जाए तो नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे से खुद को अलग कर लिया, चुप्पी साधे रखी। तो वही ललन सिंह कह सकते हैं मीडिया के सामने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हुए नजर आते हैं। तो ललन सिंह के कई ऐसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से जेडीयू ने समर्थन किया और नीतीश को ललन सिंह के बोल रहे थे, उसके बाद पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आई। पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो है ललन सिंह ये कहते हैं कि हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है, ये जेडीयू का हिस्सा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब उन्हीं नेताओं को मनाने की कवायद कर रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये इस बात का संकेत दे रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और नीतीश कुमार हैं कि अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी कभी सम्राट चौधरी का नाम आगे कर देती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों द्वारा ये कहा जाता है कि या तो भारत रत्न से सम्मानित कर दीजिए नीतीश कुमार को या उप प्रधानमंत्री बना दीजिए। ऐसे में नीतीश कुमार के वाकई अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी बचा भी पाएंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।